आज हम बोर्ड के एग्जाम के लिए हिस्ट्री के पार्ट ए चैप्टर 2 किंग्स फार्मर एंड टाउन। आज हम इस वाले चैप्टर से किंग्स फार्मर एंड टाउन्स आज हम इस वाले चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि डिस्कस द एविडेंस ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन इन अर्ली हिस्टोरिक सिटीज, इन व्हाट वेज इज दिस डिफरेंट फ्रॉम एविडेंस ऑफ हड़प्पा सिटीज। कुछ हमको ऐसे क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में बताने हैं जो हाल फिलहाल की जो हिस्टोरिक हमारे शहर हैं, जैसे जनपद महाजनपद में, वो हड़प्पा साइड से डिफरेंट है। तो आप बेसिकली इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन अर्ली हिस्टोरिक सिटीज में और हड़प्पा सिटीज में डिफरेंस आमतौर पे पूछना चाह रहा है कि दोनों में क्या अंतर है, वहां पर क्या था और हमें यहाँ क्या बदलाव देखने को मिला है। तो हड़प्पा शहर में जो भी रहा होगा, आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं होंगे, उसी का एडवांस वर्जन हमको आगे मिलेगा। कहाँ पे खेती जो है लकड़ी से की जा रही है, यहाँ पे आपको धातु को मिल गया, आयरन मिल गया, लोहे से हो रही है। तो ये सारी चीजें हमको नजर आएंगी। तो आप एक एक करके हम इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखते चलेंगे जो आपके बोर्ड के लिए जरूरी है। वाइड स्प्रेड एंड डीप एक्सकवेशन in the early historic town have not been possible due to the fact that these towns are still inhabited. in हड़प देखो, शुरू में हड़प्पन सिटी का जैसे कि हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से एग्जीबिशन नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि लोग कभी यहाँ रहते थे, कभी वहाँ रहते थे, एक जगह अस्थायी उनका निवास नहीं हुआ करता था। इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, इन हड़प्पन, देखो मैंने क्या बोला कि पीछे और आगे में डिफरेंस हो बताएगा, ठीक है ना। इन हड़प्पन सिविलाइजेशन वी हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ दैट एक्सकवेशन have taken place widespread. Despite this shortcoming, we have found many artifacts in the historic town. These throw light on the craftsmanship of those days. There are other evidence too that throw light on the craftsmanship on those days. The salient feature of such evidence are, अब देखो पीछे के जो भी क्राफ्टमैनशिप चल रहा था उसके कुछ फीचर्स बताया गया है, किस तरह के क्राफ्ट हड़प्पन पीरियड में बना करते थे। तो पहला क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द साइड द फाइन पोट्री बॉल्स एंड डिशेस हैव बीन फाउंड। हमें क्या मिला है, कई तरह के पोट्री बॉल्स मिले हैं, मटके, मनके, बीट्स वगैरह, है ना। कई तरह के डिशेस मिले हैं। डिशेस क्या होता था कि आप देखेंगे लोग खेलने के लिए नहीं होता है डिश ऐसे, वो और नाप तोल में भी डिशेस का यूज होता था, आप पढ़ चुके हैं। कुछ ये स्ट्रक्चर का होता है, किसी का आप 3D स्ट्रक्चर जो है मान लीजिए, ठीक है ना। कुछ ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हुआ करता था, एक डिश जैसा ये हुआ करता था। उसके बाद हमको क्या देखने को मिला, दे आर ग्लोसी टू, काफी मतलब चमकदार हुआ करते थे। एंड वी कैन कॉल देम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। उनको हम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहा करते थे। नॉर्दर्न का मतलब नॉर्थ में ज्यादा मिलता था, ब्लैक पॉलिश का मतलब जो भी वेयर था, जो भी मटका था, है ना, वो ब्लैक कलर में पॉलिश्ड हुआ करता था। इट लुक दे आर यूज्ड बाय रिच पीपल। अच्छा देखिए, आपको जितना भी कलर्ड मटके या मनके आपको मिलेंगे वो कहीं ना कहीं अमीर लोग ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। कारण क्या है अमीर लोगों को के इस्तेमाल करने का, कि जो आम जनता रही होगी वो तो नॉर्मल मन का यूज करेगी। जैसे आज के समय में देख लो, अगर बहुत लोग अगर इस मटके को खरीद रहे हैं तो आप देखेंगे जो गरीब लोग हैं, है ना, वो नॉर्मल ऐसे मिट्टी का मनका लेते आएंगे। लेकिन कुछ अमीर लोग देखेंगे यहाँ पे सितारा वगैरह बना होगा, कुछ ड्राइंग वगैरह की गई होगी, इसको खूब बढ़िया से हैंडल वगैरह ऐसे होगा, है ना, खूब बढ़िया से ये सजाया गया होगा। तो इस तरह की चीजें हमको दिखाती हैं कि जो लग्जूरियस लाइफ जी रहे थे वो लोग इन सब चीजों को इस्तेमाल कर रहे थे। There have also been evidence of ornament tools and weapons, vessels, figurines. There are a wide range of items made of wood,
सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज, आइवरी, ग्लास। तो इन सब चीज़ों का भी हमको साक्ष्य मिलता है। मैक्सिमम चीज़ें हमको ऐसी मिली हैं जो टूल्स, वेपन, है ना, ये सारी चीज़ें हमें मिली हड़प्पन साइड से। मैक्सिमम उसमें से गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, इन सब धातुओं से भी बनी हुई मिलती थी। द डोनर इंस्क्रिप्शन टेल्स who all lived in towns in the term of professional and craftsmen. It included washermen. अब देखो इन सभी चीजों को देख के हमें क्या मिल रहा है, वहाँ पे कई तरह के लोग रहा करते थे, है ना। कुछ प्रोफेशनल भी थे, क्राफ्ट्समैन भी थे, धोबी वगैरह थे, बुनकर थे, स्क्राइबर्स थे, कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ, आयरन स्मिथ, ये सभी लोग उस समय मौजूद थे। अब ध्यान से देखो, इट इज नोटेबल इन हड़प्पन टाउन्स देयर आर नो एविडेंस ऑफ आयरन यूज। ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। हड़प्पन टाइम पीरियड में आयरन का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, ये अर्ली हड़प्पन में देखने को मिला है। द क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिसन बिल्ट देयर गिल्ड टू, दे कलेक्टिवली बॉट रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस मार्केटेड देयर प्रोडक्ट। अब जो क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे क्या करते थे, वो रॉ मटेरियल लेकर आया करते थे और अपने प्रोडक्ट का निर्माण किया करते थे। तो ये बहुत ही इजी आंसर है, इसका आंसर ये बहुत पूछ सकता है आपको, तो 3 नंबर में इस तरह के आंसर पूछे जा सकते हैं। 4 पॉइंट दिया हुआ है, तो यानी कि 3 नंबर में। तो ऊपर आप देखिएगा, अगर मैं डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करता तब भी सही रहता, लेकिन ये तरीका नहीं है डायरेक्ट आप ऐसे पॉइंट दे दीजिए। थोड़ा सा जिस बारे में पूछ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप 2 पॉइंट में दे दीजिए। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब मैं लिखवाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे आंसर लिखा जाए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे डिस्कस करने को कहा। डिस्कस करने का मतलब आपको जल्दीबाजी आंसर राइटिंग में दिखानी ही नहीं। पहली बात, अगर कम मार्क्स में पूछा गया है और लिख दिया जाए डिस्कस, जैसे ये छोटे मोटे पॉइंट नोट कर लिया करो ताकि तुम घर पे आंसर प्रैक्टिस करो तो उसमें काम आए। अगर कम नंबर में दिया लिखा हुआ है डिस्कस, तो इसका मतलब शॉर्ट में मैक्सिमम बातें आपको बतानी है। डिस्कस का मतलब जो भी चीजें हैं अर्ली हिस्टोरिक सिटीज का, इसमें मेन की क्या है कि हड़प्पन सिटीज। हड़प्पन सिटीज तुलना किससे करना है, हड़प्पा शहर से। तो थोड़ा सा हड़प्पा शहर के बारे में बता दो, हड़प्पा शहर के बाद चीजों को दिखा दो और दिखा दो कि हड़प्पा में अर्ली हिस्टोरिक सिटीज की कौन सी चीज नहीं थी। तो आयरन टूल्स वगैरह नहीं था, अभी अभी आपने देख लिया। तो बहुत ही ज्यादा दिमाग इसमें। और हाँ, एक बात ध्यान देना कि जब भी डिस्कस लिखा रहे और लेंदी आंसर हो, 8 नंबर का हो, जो तुमको 150 या 200 शब्दों में लिखना हो, तब जो आपको व्याख्या करनी है उस चीज को इलेबोरेट करके करनी है। हड़प्पा साइट आप लिख रहे हैं तो उसके बारे में 10-20 पॉइंट आप लिखिए। समझ में आ रहा है? शॉर्ट में आए तो नॉर्मली जैसे आप डेफिनेशन देते हैं वैसे ही देकर निकल जाइए। ये डिस्कस हो गया। अब देखो, डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, पूछ रहा है डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर ऑफ महाजनपद। तो इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है, ये डिस्कस से तो बहुत ज्यादा अलग नहीं है, बस महाजनपद के फीचर को बताना है। कौन कौन से फीचर थे महाजनपद टाइम में। आप पढ़े हैं ना, जनपद, महाजनपद। महाजनपद बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, जैसे मगध, वज्जी, कौशल्य, तो तक्षशिला, कौशाम्बी, ये सारे क्या थे, महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद मैप पर कहाँ है ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए 16। और खासकर ये सारे महाजनपद वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती। गांधार कहाँ पे, अफगानिस्तान के साइड में। तो ये सारी चीजें, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद है आपको याद होनी चाहिए, है ना। ये इतना जो महाजनपद है याद कर लीजिए। तो इसी महाजनपद के हमको क्या बताना है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट फीचर इसका थोड़ा डिस्कस कर लें, क्या दिया हुआ है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपद था वज्जी था। मगध तो आप जानते ही होंगे, महापद्मनंद, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका वगैरह सब लोग यही के थे मगध के। कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार एंड अवंती, ये जो क्या थे सबसे बड़े महाजनपद हुआ करते थे। मोस्ट महाजनपदास वर रूल्ड बाय किंग। कई सारे महाजनपद ऐसे थे जो राजा के द्वारा वहां पे शासन हुआ करता था। सम नोन एज गणास एंड संघास। अब कुछ महाजनपद में कुछ लोगों को गण और संघ के नाम से जाना जाता था, अभी बता दे रहा हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए। वर oligarchies where power was shared by a number of men often collectively called rajas। देखो ध्यान से,
गण और संघास के बारे में समझो। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा महाजनपद है, उसमें सभी लोग अपने अपने संघ के क्या है, मुखिया है, समझ में आ रहा है। लेकिन उन सभी लोगों का कोई एक मुखिया होगा जो सबको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, उसी को वो लोग राजा का नाम दे दिए। तो कुछ लोग जो नॉर्मली राजा हुआ करते थे, बुद्ध, भगवान बुद्ध, वो संघ से ही थे, इसी गणा और संघा खानदान से ही थे, है ना। लेकिन कुछ लोग एक ही महाजनपद के राजा हुआ करते थे। जब इस चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन किया था तो इस चीज को बड़े बारीकी से बताया था। इन सम केसेस एज इन द वज्जी संघ द राजा प्रोबेबली कंट्रोल रिसोर्सेज सच एज लैंड कलेक्टिवली। अच्छा देखो, ये फीचर बता रहा है कि महाजनपद में एक्चुअली होता क्या था। तो 2 पॉइंट आप समझ गए। तीसरा पॉइंट में कुछ केसेस में क्या होता था, जैसे संघ है तो संघ में जो राजा हुआ करता था वो सभी रिसोर्स, जो भी लैंड वगैरह के रिसोर्स हुआ करते थे उस पर कलेक्टिवली शासन ये लोग करते थे। मतलब किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सबका है, कलेक्टिवली शासन उस चीज पे, उस रिसोर्स पे हो रहा है। Each महाजनपद had a capital city which was often fortified. Which was often क्या, fortified. Fortified का मतलब किले बंदी, नोट कर लीजिएगा। जितने भी महाजनपद हुआ करते थे सबके क्या थे, अपने अपने कैपिटल थे, और हर एक कैपिटल को किलेबंदी कर दी जाती थी। किलाबंदी क्यों की जाती थी, ताकि बाहरी आक्रमण से बचा जा सके। और मेनली कैपिटल में रहता कौन था, तो राजा रहा करता था। समझ में आ रहा है, कैपिटल में कौन रहता था, राजा रहा करता था। ब्राह्मण कंपोज द धर्मसूत्र which laid down norms for ruler as well as for their social categories. The ruler were ideally expected to be Kshatriya. Ruler were advised to collect taxes and tribute from cultivator, trader and artisans. जो भी राजा हुआ करता था उससे उम्मीद की जाती थी कि ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए धर्मसूत्र के आधार पर वो शासन करे। राजा को यह अधिकार था कि राजा टैक्स वगैरह कलेक्ट करे राज्य को संचालन करने के लिए। किससे लेता था टैक्स, कल्टीवेटर से लेता था, व्यापारियों से लेता था, आर्टिसन से लेता था, और टैक्स लेकर उनके अपने प्रजा के विकास में, राज्य के निर्माण में काम करे। तो धर्मसूत्र यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। Some raids on neighboring state were conducted for acquiring wealth. अब ध्यान से देखो, कई तरह के रेड्स डाले जाते थे अपने अगल बगल के। रेड्स का मतलब इसे आक्रमण कर देना, लूट कर देना। क्या करने के लिए, अपने राज्य के वेल्थ को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य के धन को, ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए। दीज रेड वर रिकॉग्नाइज्ड एज लेजिटिमेट मींस। और ये जो रेड्स हुआ करता था इसका बहुत महत्व हुआ करता था। जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई राज्य है, यहाँ पर भी कुछ छोटे मोटे या बड़े राज्य हैं, यहाँ का राजा काफी समृद्ध हो गया, उसने इस पे आक्रमण किया, इस पे आक्रमण कर दिया, उसने इस पे भी आक्रमण किया। यहाँ इन दोनों के राजाओं को या तो वो लूट लेता था हरा कर, या फिर इनको अपने में मिला लेता था, या फिर इनको वहीं छोड़ दिया करता था। कहता था कि आज से आप मेरे अंडर में हैं, आप अपने राज्य में क्या करिए, शासन करिए, यहाँ से टैक्स कलेक्ट करके आप हमको दीजिएगा। आप राजा रहेंगे लेकिन मेरे शासन में रहेंगे, मेरे अंडर में आप अपने क्षेत्र के राजा रहेंगे। समझ में आ रहा है। तो कई तरीके से लूट की जाती थी। ग्रेजुअली सम स्टेट अक्वायर्ड स्टैंडिंग आर्मीज एंड मेंटेन रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज, अदर कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन मिलिट्री आर रिक्रूटेड फ्रॉम द पीजेंट्री। देखो, कई सारे स्टेट ऐसे हुआ करते थे जिनकी अपनी आर्मी थी, अपनी स्टैंडिंग आर्मी थी, वो आर्मी रखते थे 10,000 20,000 जो भी। और कुछ स्टेट, कुछ महाजनपद ऐसे हुआ करते थे जो पीजेंट्री के, है ना, जो जैसे कि सामंतों की आर्मी पे डिपेंडेंट थे। जैसे किसान खेती कर रहा है, उनका कोई मुखिया होगा तो उसकी अपनी एक फौज होगी, उसका जमींदार होगा उसका अपना एक फौज होगा। जब राजा को दिक्कत होती होगी तो राजा के मदद में वो लोग चले जाते होंगे। तो इसमें थोड़ा दिक्कत होती थी। ये जो राजा अपनी स्टैंडिंग आर्मी रख रहा है, ये वाली जो आर्मी है वो राजा के लिए वफादार है। पर अगर मान लो तुम मेरे अंडर में हो और तुम्हारी आर्मी मेरी मदद करने आ रही है, तो तुम्हारी आर्मी मुझसे ज्यादा तुम्हारी वफादार होगी, तो वहां पे थोड़ा रिस्क रहता था। और जो बड़े बड़े महाजनपद थे जो काफी फेमस थे, जैसे मगध, इनकी अपनी स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं देगा, है ना। बस आपको क्या करना है ना, क्वेश्चन को समझना है और उसकी डिमांड को पूरी कर देना है।
हाउ डू हिस्टोरियन रिकंस्ट्रक्ट द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, हिस्टोरियन कैसे बताते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल का जीवन कैसे हुआ होगा। तो ये छोटा सा आंसर है, इसको आप लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। जैसे कि उनके एग्जीबिशन में उनके घर वगैरह कैसे मिले हैं, पोर्ट्रीज वगैरह कैसे मिली है उनकी, है ना, उनका जो भी हमें किताबें मिली है उसमें क्या लिखा हुआ है कि राजा के साथ उन लोगों का संबंध कैसा था, है ना, कितना टैक्स वो राजा को देते थे। तो ये सारी चीजें इसमें मैं ये वाली क्लास जो आपके ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पे है, जो बोर्ड में बहुत ज्यादा महत्व रखता हूँ। पांड्य चीफ के बारे में तो आप पढ़े ही होंगे। कंपेयर द कंट्रास्ट लिस्ट ऑफ थिंग्स गिवन टू द पांड्य चीफ विच दोज प्रोड्यूस्ड इन द विलेज ऑफ डंगुना, डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटी और डिफरेंसेस। तो ये वाला क्वेश्चन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हरे कलर के बॉक्स में दिया होगा आपके बुक में। पांड्य चीफ से क्या संबंध हुआ करते थे डंगा क्षेत्र के, ये हमको देखना है, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला जो क्वेश्चन है। लिस्ट सम प्रॉब्लम फेस्ड बाय एपिग्राफिस्ट, एपिग्राफिस्ट लिखते वक्त कौन कौन सी समस्याओं को झेलना पड़ा, है ना, एपिग्राफिस्ट जो लोग लिखते हैं पुराने इतिहास को। अब देखिए, समटाइम द लेटर ऑफ इंस्क्रिप्शन आर वेरी फेंटली इंग्रेव्ड एंड दस रिकंस्ट्रक्शन आर अनसर्टेन। कभी कभी क्या होता था, जब इतिहास को पढ़ा जाता था, पुराने जो भी हमें सोर्स मिलते थे, स्रोत मिलते थे, तो जो एपिग्राफिस्ट थे उनको पढ़ने में दिक्कत होती थी। क्यों? क्योंकि वो सब फेंटली इंग्रेव्ड हुआ करते थे, धुंधले तरीके से दिखाई देते थे, जो भी लिखा हुआ इंग्रेव करके अच्छे से दिखाई नहीं देता था। इसीलिए रिकंस्ट्रक्शन करना इतिहास का अनसर्टेन, अनिश्चितता बनी रही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करते जाओ बेटा। मोस्ट ये है कि आप घर जाइएगा, अभी आप ध्यान से सुन लीजिए, आप अभी वही नोटिस करिए, वही नोट करिए जो जैसे शब्द मैंने बोल दिया, एपिग्राफिस्ट, है ना, ऐसे शब्दों को फ्रेंडली इंग्रेव्ड, अनसर्टेन, अनिश्चितता, है ना, जैसे निश्चित होता है अनिश्चित होता है ना। तो ये सारे शब्दों को आप नोट करिए, घर जाइएगा तो YouTube से जो है सारे क्वेश्चन आंसर को एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा। समटाइम द इंस्क्रिप्शन मे बी डैमेज्ड और लेटर मिसिंग, कभी कभी क्या होता था कि अच्छा एक बात बताओ कि पुराने समय के बारे में जानकारी हमें कैसे मिली, हमने जब उसके बारे में खोज चालू किया, एक्सकेवेशन चालू किया, जब खुदाई शुरू हुई तो लिखी हुई चीजें बाहर आई, शिलालेख मिला, कई सारा मैन्युस्क्रिप्ट मिला। अब एक बात बताओ, तुम इस साल अपना नोट्स जो बना रहे हो 4 साल बाद पढ़ोगे तो धुंधला दिखेगा, कई सारे लेटर मिस हो जाएंगे। तो ये समस्याएं भी आती थी, कई सारे लेटर या तो मिस हो जाया करते थे या फिर डैमेज हुआ करते थे, तो उनको पढ़ने में दिक्कत होती थी, तो इतिहास को अच्छे तरह से बाहर लाने में दिक्कत होता था। अनसर्टेन ओकेजन इट इज नॉट इजी टू बी श्योर अबाउट एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन। अब उस दौर में जैसे इंस्क्रिप्शन में वो कहना क्या चाहते थे, उसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या थी वो बताना मुश्किल था। जैसे देखो हमारे रामायण में लिखा हुआ है, ढोल तुलसीदास की रचना है ना, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल तारण के अधिकारी को, ऐसे वो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या कि इन सभी को पीटना चाहिए? नहीं, उसका एक अपना अपना अर्थ है। अब वो अर्थ बताने लगूंगा तो फिर क्लास हमारा डैमेज हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो उन अर्थों को किस तरह समझा जाए, कभी कभी अर्थों को समझने में भी दिक्कत आती थी कि वो एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं, है ना। Some of which may be specific to a particular place or time. That is why scholars are constantly debating and discussing alternative ways of reading inscription. जो भी स्कॉलर्स थे, इंस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ रहे थे, तो किस डेट का है, किस समय का है, वो कहना क्या चाहते हैं, इस बात को लेकर उन लोगों में आपस में डिस्कशन होता रहता है। Several thousand inscriptions have been discovered, but all have been deciphered, published and translated. कई हजार इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं, सबको क्या किया गया है, सबको कई हजार इंस्क्रिप्शन तो हमने डिस्कवर कर लिया है, लेकिन सभी को हम लोगों ने पब्लिश नहीं किया है मार्केट में कि एक इतिहास एक्चुअली कह क्या रहा है। क्यों नहीं किया है? जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि 500 इंस्क्रिप्शन हमें मिले, तो हम सिर्फ मार्केट में डेसिफर्ड या पब्लिश्ड कर पाए या फिर अपनी बातों को रख पाए उन्हीं को जिनके बारे में हमें सटीक जानकारी लग गई। गलत न्यूज तो नहीं देना है ना, तो आखिर उसमें अभी भी शोध हो रहा है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, इतिहास का उत्खनन हो रहा है। तो जब पढ़ने पे जब अच्छे से डिटेलिंग हो जाएगा तभी जो है वो किताबों में या फिर न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचेगा।
Many more inscriptions must have existed which have not been survived. The ravages time whatever is available is only fraction of all inscription. कई सारे इंस्क्रिप्शन तो हमारे स्कॉलर को ऐसे मिले हुए हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई सारे इंस्क्रिप्शन हमारे एपिग्राफिस्ट को ऐसे मिले हुए हैं जो खत्म हो चुके हैं। जैसे बात समझना, जैसे मान लो कोई चीज एक डिटेल में लिखा गया, उसका कुछ हिस्सा खत्म हो गया है, कुछ ही हिस्सा बचा हुआ है, तो आधे इतिहास की जानकारी रखना बड़ा खतरनाक होता है। तो एक समस्या यहाँ पे आ रही है। देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी, देखो ये 3 नंबर में भी पूछ देगा और 6 नंबर में भी पूछ देगा ये ऐसा क्वेश्चन। तो ये 6 पॉइंट है, तो 6 नंबर आपका क्लियर होना चाहिए। देयर इज, अब कुछ पॉइंट आप अपने मन से भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि अपने मन से आप नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। There is also possibility that what we consider politically and economically significant may not have been recorded in inscription. For example, there is no mention of routine agriculture practices and joy and sorrow of daily existence in the inscription. अच्छा देखो, उस समय की इकोनॉमी को चलाने के लिए, पॉलिटी को चलाने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें थी, जरूरी नहीं जो हम सोचे वही रहा। आखिर उस समय खेती होती है ये हमें पता है, पर खेती किस तरह से होती है उसके साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। हमने केवल अनुमान लगाया है। हमने क्या लगाया है? सिर्फ अनुमान लगाया है। जैसे मान लो आज से 200 साल, 300 साल, 1000 साल बाद जब तुम भी लोग ऐसे दब जाओगे कहीं, तो तुम लोगों की भी कुछ चीजें मिलेंगी, तो तुम क्या सोच रहे हो, कुछ लिखे हुए हो, जो भी पाएगा वो अनुमान ही लगाएगा। तुमने क्या सोच के लिखा है वो बस उसको सोचना है। अब उसका डायमेंशन दोनों ओर जा सकता है, वो गलत भी सोच सकता है कि आपके विचार क्या थे, और सही डायरेक्शन में भी जा सकता है। जैसे मान लीजिए गांधी जी हैं, अब गांधी जी के बारे में लोगों की धारणाएं अलग अलग हैं। अब धारणाएं आपकी कैसी भी रहे, पर गांधी जी के बारे में आपको लिखना अच्छा है, ये बात आपको होनी चाहिए। डिस्कस द मेन फीचर ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा इसको, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Discuss the main feature of Mauryan administration. Which of these elements are evident in the Ashokan inscription that you have studied? पहले बात तो हमको देखो, दो चीज हमको, पहली बात हमको क्या बताना है? एडमिनिस्ट्रेशन बताना है मौर्यन एम्पायर का। सिंपल, ये पता चल गया कि कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था। दूसरी बात, अशोक के कुछ इंस्क्रिप्शन, कुछ शिलालेखों को हमें दिखाना है। अब देखिए ध्यान से, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा हम देख लेते हैं। There were 5 major political centers in the empire: the capital Pataliputra and the provincial center Takshashila, Ujjaini, Tosali and Suwamagiri। ये सारा आपको मैप पे मालूम होना चाहिए, ये आपको ऑन मैप याद होना चाहिए, ठीक है ना। इन मौर्य एम्पायर का मेनली कैपिटल क्या था? तो पाटलिपुत्रा था। कई बार राजगिरी भी गया है, कौन राजगिरी लेकर गया है ये सब मैं आपको बता दिया हूँ, है ना। तो मैक्सिमम टाइम में कैपिटल कहाँ था? पाटलिपुत्र में था। और उनके कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर थे, शहर थे, जैसे तक्षशिला पढ़ाई के लिए काफी फेमस था, उज्जैनी, तोसाली, ये सब व्यापार के लिए काफी फेमस था। द कम्युनिकेशन सिस्टम एग्जिस्टेड अलोंग बोथ लैंड एंड रिवरिन रोड। इट वाज वेरी वाइटल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द एम्पायर। और वहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम दोनों तरफ था, लैंड रूट से भी था लोग, और नदियों के माध्यम से भी, लोग नदियों के माध्यम से भी आते जाते रहते थे, और लैंड रूट के, ये एडमिनिस्ट्रेशन है। एज द जर्नी फ्रॉम द सेंटर टू द प्रोविंसेस कुड हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम, देयर वाज अरेंजमेंट फॉर प्रोविजन एज वेल एज प्रोटेक्शन फॉर द ट्रेवलर। देखो, अब एक सबसे बढ़िया चीज क्या था मौर्यन एम्पायर में, कि जो भी जर्नी थी लोगों की कहीं से कहीं तक, जैसे मान लो कोई उज्जैनी से आप जाना चाहता है पाटलिपुत्र या राजगिरी, तो रास्ते में उनकी सुरक्षा का जबरदस्त व्यवस्था था। ऐसा नहीं था कि जाओ और कुछ भी हो जाए उनके साथ। हाँ, रेयर केस में तो हो सकता है, लेकिन उनकी सुरक्षा का एक बेहतरीन जिम्मेदारी वहां के राजा ने, जो भी रहा होगा, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य रहे हो, चाहे अशोक रहे हो, इन लोगों ने ले रखी थी। द मौर्यन केप्ट अ लार्ज आर्मी, बहुत बड़ी आर्मी रहा करती थी। मैंने आपको बताया है पहले ही, मौर्यन एम्पायर में सबसे बड़ी जो है स्टैंडिंग आर्मी थी उस टाइम में। मेगास्थनीज, ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। ये पहला राजदूत है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर का ये सेनापति था, और जब उनकी बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हो जाती है, तो हेलेना का हाल चाल पूछने के लिए भेजते हैं कि जाओ देख कर आओ हमारी बेटी का क्या हाल है। तो जब मेगास्थनीज आता है भारत में,
तो मेगास्थनीज के भारत में आते हैं, जब भारत की वो विलासिता को देखता है, भारत की भव्यता को देखता है, तो यहीं बस जाता है, उसके बाद वो जाता ही नहीं है। और वो मेगास्थनीज एक बहुत ही फेमस किताब लिखता है, एक बहुत ही फेमस किताब लिखता है। उस किताब का क्या नाम था बताओ भाई? इंडिका। इस किताब का बहुत, और मैक्सिमम जो मगध एम्पायर की हमें जानकारी मिली है वो इंडिका बुक से ही मिली है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का सेनापति था। जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध होता है, तो निकेटर जब हार जाता है तो अपनी बेटी हेलेना, जिसको हम कार्नेलिया के नाम से भी जानते हैं, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा देता है। तो हम लोगों के गांव में ना एक कहावत है, जब लड़कियों की शादी हो जाते हैं हम लोग पुछारों के लिए जाते हैं। पुछारों जानते हो तुम लोग? हाँ बताओ भाई, क्या होता है पुछारों? 5 दिन के बाद। हाँ, जब लड़की की शादी, लड़की अपने घर चली जाती है तो 4-5 दिन बाद भाई वगैरह लोग जाते हैं। तो उसी तरह ये घबराया हुआ था। घबराया हुआ यूं था कि ये आपका मगध का एरिया था और निकेटर यहाँ से अपनी लड़की को भेज दिया था। अब सोचता था कि अब देखो ये युद्ध क्यों किया था, तो केवल हाथी के लिए किया था। इसको हाथी चाहिए था, लेकिन मौर्य इसको हरा देते हैं और हराने के बाद इसको 500 हाथी गिफ्ट में देते हैं। तो उनकी बेटी शादी हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की। अब ये क्या करता है, टेंशन में रहता है कि युद्ध हुआ है उनसे, हमारी बेटी वहां पर है। तो ये अपने किसको भेजता है? मेगास्थनीज अच्छे से लिख दे रहे हैं। मेगास्थनीज को कहां भेजता है? मगध में भेजता है कि जाओ हमारी बेटी का हाल चाल लो। अब कई तरह के परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत में पहला विदेशी राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज था। तो ये राजदूत बनकर जाता है, एम्बेसडर बन के जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और ये भारत में ही बस जाता है। भारत की संस्कृति को लिखता है अपनी किताबों में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखता है, इन सभी लोगों के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखता है। तो मगध की मैक्सिमम जानकारी हमको किससे मिलती है? उस मेगास्थनीज की किताब इंडिका से मिलती है। आगे देखते हैं। मेंशन अ कमिटी विद 6 सब कमिटीज फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटी। अच्छा देखो ये इंपॉर्टेंट है, डिटेल में आपकी बुक में दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज अपनी किताब में लिखता है कि जो मौर्यन डायनेस्टी थी, जो मौर्य एम्पायर था, मौर्य एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए 6 क्या थी? कमिटियां बनाई गई थी, और 6 कमेटियों के अलग अलग काम था। जैसे पहली कमेटी जो थी 1 to आफ्टर द नेवी, पहली कमेटी बनी थी नेवी के लिए। इन कमेटियों का नाम आप पढ़ लीजिएगा, आपकी बुक में है। दूसरी कमेटी क्यों बनी थी? मैनेजमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन, ट्रांसपोर्ट और प्रोविजन को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए। तीसरी कमेटी रिस्पॉन्सिबल थी फुट सोल्जर के लिए, जो पैदल सैनिक थे उनकी देखरेख के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। चौथी कमेटी थी घोड़ों को देखने के लिए, घुड़सवार जो सैनिक थे, है ना, जितने भी घोड़े थे उनके वहां। पांचवी कमेटी कैरियट के लिए थी, राजा वगैरह को ले जाने के लिए, जो भी कैरियट रथ वगैरह हुआ करते थे उनको मेंटेन करने के लिए। छठी जो कमेटी थी वो हाथियों को देखने के लिए थी। मगध सबसे ज्यादा फेमस, मगध की सेना मजबूत क्यों थी तुम लोग को मालूम है? हाथियों की वजह से। बड़े कुशल हाथी हुआ करते थे मगध की आर्मी में, जबरदस्त क्वालिटी के हाथी, क्योंकि उड़ीसा का जंगल, उड़ीसा में पूरा हाथी ही हाथी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया क्या? एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट आपका चौथा पॉइंट, ठीक है ना। बाकी तीनों भी है, शब्दों को बड़ा करने के लिए आप तीनों लिखेंगे, लेकिन मुख्यतः ऊपर तो लिखना जरूरी भी है, कौन कौन सा सेंटर है, उनकी राजधानी कहाँ मेनली हुआ करती थी। उसके बाद जो उनके यात्री हुआ करते थे, जो आते जाते रहते थे, उनके सुरक्षा की व्यवस्था हुआ करती थी। और ये जो है मेगास्थनीज की किताब इंडिका से हमें ये जानकारी मिली है कि 6 तरह की कमेटियां थी और हर एक कमेटी का अलग अलग काम था। The element that were given major political center in the empire, the capital। अच्छा देखो कुछ पॉलिटिकल सेंटर थे उस एम्पायर में, जैसे कौन कौन से? कैपिटल पाटलिपुत्र था, प्रोविंशियल तक्षशिला था, उज्जैनी था, तोसाली था, सुमागरी था। ऑल हैव बीन मेंशन्ड इन द अशोकास इंस्क्रिप्शन। समझ में आ गया?
तक्षशिला के बारे में, उज्जैनी के बारे में, तोसाली के बारे में, है ना, सुवामगिरी के बारे में हमें कहाँ मिलता है जानकारी कि इंपॉर्टेंट सेंटर था ये मगध अंपायर का। तो अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शन है सबके बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें लिखी हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं। दिस इज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, थोड़ा इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझना। This is a statement made by one of the best known epigraphist of the 20th century. ये जो नीचे स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एक एपिग्राफिस्ट जिसका नाम था डीसी सिरकर, है ना। उन्होंने क्या लिखा? There is no aspect of life, culture, activities of Indians that is not reflected in the inscription discussed. उन्होंने लिखा है कि ये जो इंस्क्रिप्शंस यहाँ पे मिले हुए हैं इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो भारतीयों के बारे में लिखी ना हो। हर एक एस्पेक्ट को लिखा गया है इंस्क्रिप्शन में। तो आप सोचिए राजा महाराजा पहले अपने इंस्क्रिप्शन को कितनी बारीकी से लिखवाते थे। जो भी राजा होगा क्या चाहेगा कि लोग मेरे बारे में जाने, मेरी महानता को समझे। तो जो वहां के लोग हुआ करते थे बढ़ा चढ़ा कर भी कभी कभी लिख दिया करते थे। समझ में आ रहा है? देखिए, तो जहां जहां डीसी सिरकर गए उनको जो जो इंफॉर्मेशन मिली उन्होंने सभी इंफॉर्मेशन को सभी इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ था। जैसे कुछ दिया हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज, द इंस्क्रिप्शन वर कार्व्ड इन टेरिटरीज ऑफ अ किंग एंड इवन मोर इंपॉर्टेंट इज नॉट ऑफन क्लोज टू द बॉर्डर, दिस हेल्प अस फाइंड आउट बाउंड्रीज ऑफ द किंग एंड देयर एक्सपेंशन टेरिटरी। एक्सपेंशन टेरिटरी, ये सब अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक्सपेंशन टेरिटरी। देखो जो भी इंस्क्रिप्शन मिले हुए हैं ना हमको राजा की बाउंड्री में मिले हुए, राजा के अपने जो है टेरिटरी में मिला हुआ है, इसीलिए राजा की किंगडम का एक्सपेंशन कितना था इसकी जानकारी हमें आसानी से मिल जाती है। नेम ऑफ द किंग, नेम ऑफ द किंग, द नेम ऑफ द किंग आर मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन, द नेम एंड टाइटल यूज्ड बाय द अशोक द ग्रेट गॉड रिवील, द ग्रेट गॉड नहीं गॉड रिवील्ड थ्रू इंस्क्रिप्शन। अशोक द ग्रेट, ये ग्रेट गॉड नहीं होगा, हटाओ इसको। अशोका द ग्रेट रिवील्ड थ्रू इंस्क्रिप्शन ओनली। राजा का नाम क्या हुआ करता था, राजा अपने लिए कौन सी उपाधि धारण करता था, कौन सा टाइटल धारण करता था, ये सबका पता हमें कहां से मिला? मतलब डीसी सिरकर भारत में मिले इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं कि कितना बेहतरीन मिलता था। अशोक का एक नाम और था पियादशी, ऐसा था ना कुछ? पियादशी करके अशोक का एक टाइटल और हुआ। एक तो अशोका द ग्रेट, है ना। पियादशी का मतलब जो ईश्वर का प्रिय हो, ईश्वर का क्या हो? प्रिय हो। हिस्टोरिक इवेंट, द इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट आर मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन। द बेस्ट एग्जांपल इज हाउ द इवेंट ऑफ कलिंगा वार इज मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन एंड हाउ अशोक टेक टू धम्मा। और सबसे जो भी युद्ध वगैरह हुआ करते, जो भी उस समय हिस्टोरिकल इवेंट हुआ करते थे वो भी इंस्क्रिप्शन पे लिखा होता था, राजा लिखवाता था। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं किस तरह अशोक ने कलिंग पे युद्ध किया, कलिंग क्षेत्र उड़ीसा के कलिंग पे युद्ध किया, और कलिंग में कितना भयानक जीनोसाइड हुआ। जीनोसाइड का मतलब लिख लो यार तुम लोग, क्या लिखो? जीनोसाइड, जीनोसाइड का मतलब नरसंहार, नरसंहार। जब बहुत बड़े मात्रा में लोगों को मार दिया जाता है तो उसे नरसंहार। अशोक बहुत ही बड़े मात्रा में कलिंग में लोगों की हत्या कर दिया, इसको नरसंहार कहते हैं। और ध्यान से सुनना, जब अशोक हत्या करके ना उस युद्ध के मैदान में जाता है तो विधवाओं को रोते हुए देखता है, बच्चों को, अपने माँ बाप लाशों को देखकर अशोक का हृदय अपने आप परिवर्तित हो जाता है। और अशोक किसको अपना लेता है? धम्म को अपना लेता है। बुद्ध धर्म में धम्म को अपना लेता है। तो देखो यही कहीं ना कहीं माना जाता है कि अशोक का धम्म को अपना लेना अशोक के पतन का कारण बना। एक राजा ताकतवर कब तक रहता है? जब तक उसके हाथ में हथियार होता है। जब राजा हथियार का त्याग कर देता है तो उसकी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अशोक के पतन का ये कारण बना, और अशोक के पतन का मतलब मौर्य एम्पायर के पतन का भी कारण बन गया। अशोक का अपने शस्त्र को त्याग देना, अशोक एक धम्म को अपना लेता है। तो हिस्टोरिक इवेंट की जानकारी भी हमें इंस्क्रिप्शन से मिलती है। इंफॉर्मेशन अबाउट कंडक्ट ऑफ किंग, inscription describe the conduct and character of a king quite well. It is through the inscription only that we know Ashoka worked for welfare and
मासेस। इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलता है कि राजा वगैरह कैसे हुआ, उनका स्वभाव कैसा हुआ करता था। तो मैक्सिमम चीजें हमको अच्छी ही मिलती थी, है ना। जैसे कई सारे इंस्क्रिप्शन में दिखा गया है कि अशोका ने लोगों के वेलफेयर के लिए क्या क्या किया। इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ये सारी बातें मिलती हैं। अशोका अपॉइंटेड, अशोक ने अपने बेटे को क्या बनाया था, वायसराय बनाया था। वायसराय मतलब जैसे मान लो अशोक कहीं का, अशोक तो मगध का राजा है, मध्य प्रदेश में भी अशोक की सेना थी, गुजरात में भी, गुजरात का कब्जा था उसका, तो गुजरात में मान लो कहीं बना दिया क्या, वायसराय बना दिया अपने बेटे को। इंफॉर्मेशन अबाउट लैंड एंड टैक्सेस, लैंड वगैरह सिस्टम कितना था राजा के पास, क्या क्या टैक्स लिया जाता था। तो इंस्क्रिप्शन मेंशन हाउ लैंड वर ग्रांटेड और गिफ्टेड, इट इज आल्सो टेक अबाउट वेरियस टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द रूलर। देयर इज हार्डली एनी एरिया ऑफ गवर्नेंस ऑफ आवर लाइफ दैट इज नॉट मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन। देखो डीसी सरकार कहते हैं कि हर चीज इंस्क्रिप्शन पे मेंशन होता था, जहां जहां इंस्क्रिप्शन मिला है वहां के बारे में एक एक चीज नोटिस होती थी, जो भी इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं। इवन ये भी पता चलता था कि राजा के पास जमीनें कितनी थी, राजा किस तरह टैक्स लेता था लोगों से, गिफ्ट के माध्यम से, अनाज के माध्यम से, जो भी माध्यम रहा उस समय का। तो डीसी सरकार ने इन्हीं सभी पहलुओं को देखते हुए इस पॉइंट को, कौन सा पॉइंट, इस पॉइंट को लिखा है कि देयर इज नो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कल्चर एक्टिविटीज ऑफ इंडियन, हर एस्पेक्ट को, चाहे वो लाइफ हो चाहे कल्चर हो, ऐसा कुछ छूटा ही नहीं जो इंस्क्रिप्शन में रिफ्लेक्ट न किया गया। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, यानी कि इसके थ्रू आपको समझा देना है कि इंस्क्रिप्शन में हमें क्या क्या मिले हैं। शब्दों को बारीकी से समझना है बस। क्वेश्चन का खेल आता आपको सब है, बट आप इसको समझ पा रहे हो कि नहीं। ये बैगनी वाला समझ में आ गया तो ये काला वाला अपने आप लिख लोगे। समझ में आ रहा है। चलो अब देखिए, डिस्कस द नोशन ऑफ किंगशिप दैट डेवलप्ड इन द पोस्ट मौर्यन अंपायर। कुछ नोशन हमें देखने किंगशिप के जो डेवलप हुए पोस्ट मौर्यन अंपायर पीरियड। मौर्यन पीरियड, पोस्ट का मतलब के बाद, मौर्यन पीरियड के बाद हमें कौन कौन से अंपायर देखने को मिलते हैं। तो कई सारे मिलेंगे हमें, जैसे कुषाण, गुप्त, है ना, और उनके कुछ लिटरेचर तो हम देखेंगे इसको। इन द पोस्ट मौर्यन इज द आइडिया ऑफ किंगशिप गॉट एसोसिएटेड विद द डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट। Now the monarch began to talk about divine sanction to rule the people. Kushan ruler propagated the idea of the same unprecedented scale. They ruled from Central Asia to Western India. We discuss जो कुषाण जो राजा वगैरह हुआ करते थे, बड़ी लंबा इनका शासन हुआ करता था। सेंट्रल एशिया से लेकर अफगानिस्तान, कजाकिस्तान से लेकर पूरा ईस्टर्न यूपी तक, वेस्टर्न इंडिया तक, पूरा मतलब पश्चिमी भारत तक इनका क्या था, बहुत बड़ा साम्राज्य। जैसे कुषाण राजा थे, कुषाण किंग कॉल्ड देमसेल्फ देवपुत्र। कुषाण राजा अपने आप को क्या कहते थे, देवपुत्र। गॉडली स्टेटस, दे बिल्ट ग्रेट स्टेटस फॉर देमसेल्फ इन द टेंपल। ये अपने स्टैचूज बनवाते थे मंदिरों में, मतलब ये अपने आप को जनता के सामने भगवान के समानांतर या समकक्ष समझते थे। गुप्ता रूलर में देख लीजिए, कुषाण जो थे चाइनीज थे क्या? गलती से मत कहना कुषाण चाइनीज थे। कौन कह रहा है कुषाण चाइनीज? मतलब उनको ऐसा करना पड़ा कि टाइटल देना पड़ा कि हम भगवान के हैं। देखो ध्यान से ये कभी गलती से मत कहना कि कुषाण चाइनीज थे। अच्छा एक बात बताओ, अशोका ने भी तो अपना नाम प्रियदर्शी लिखा था कि जो भगवान का प्रिय हो। तो क्या सभी जनता भगवान का प्रिय नहीं होते हैं? जैसे होता क्या था ना, राजा अपने आप को महान दिखाना चाहता था। जनता के अंदर ये था, जनता उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी आज तक तुम लोगों जैसी, जनता के अंदर ये था कि हम लोग देखो कितने गरीब हैं, और एक राजा इतना बड़ा महल, इतनी सेना, इतनी संपत्ति, तो इतना ऐश्वर्य ईश्वर के पास ही होगा। ईश्वर की इसके ऊपर कुछ विशेष आशीर्वाद होगा, तभी इसके पास इतनी सारी चीजें हैं। तो राजा महाराजा भी अपनी ख्याति के लिए बड़े बड़े टाइटल रख लिया करते थे ऐसे। समझ आ रहा है? अब देखिए सेकेंड डेवलपमेंट किंगशिप, उसके बाद किंगशिप का डेवलपमेंट आपका हुआ गुप्ता साम्राज्य में, गुप्ता एम्पायर में। फाउंड ड्यूरिंग गुप्ता डायनेस्टी, इट वाज अ पीरियड ऑफ लार्ज सीज्ड स्टेट। ये ऐसा पीरियड था जिसमें गुप्ता वालों ने बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किया, कई सारे स्टेट्स को जीता इन लोगों ने। सच स्टेट्स वर डिपेंडेंट ऑन सामंतास हु समटाइम बिकेम पावरफुल इनफ टू अनसर्व द पावर ऑफ किंग टू।
अब देखो जो गुप्ता के टाइम पीरियड में सामंती व्यवस्था बहुत तेज आगे निकली। सामंती व्यवस्था समझ रहे हो, जैसे कि मान लो ये बहुत बड़ा एरिया है जो गुप्ता रूलर्स ने कब्जा कर लिया है। इस एरिया के राजा यहाँ शासन कर रहा है, इस कोने में अपने किसी अधिकारी को भेज दिया, कहा कि आज से ये जमीन तुम्हारी, ये जगह तुम्हारा, यहाँ के लोग तुम्हारे, अपनी सेना रखो, है ना। सेम चीज यहाँ किया, सेम चीज यहाँ किया, सेम चीज यहाँ किया, और कहा कि आप लोग अपने में सेना रखिए, जब मुझे कभी केंद्र को जरूरत पड़ेगी तो आप मेरे हेल्प के लिए आ जाइएगा, टैक्स और गिफ्ट के रूप में इधर से टैक्स कलेक्ट कर दीजिएगा। तो धीरे ये लोग करते चले गए, धीरे धीरे, तो इसी को कहते हैं फ्यूडल सिस्टम, सामंती व्यवस्था, कुछ भी कह लो। धीरे धीरे ये सामंत जो है ताकतवर हो गए। क्यों? क्योंकि इनकी सेना सिर्फ इनके लिए वफादार थी, राजा के लिए वफादार नहीं थी डायरेक्ट। तो इसीलिए सामंत क्या हो गए, ताकतवर होते चले गए, और किंगशिप इन लोगों ने चेंज कर दिया, राज्य व्यवस्था इन लोगों ने डाल दिया अपने साथ। लिटरेचर, इन सब के राज्य में कई सारे हमें लिटरेचर, क्वाइंस, इंस्क्रिप्शन जो हमें हेल्प करते हैं कि उस समय के इतिहास, उस समय का इतिहास कैसा हुआ होगा। वेरी ऑफन पोएट्स वुड डिस्क्राइब द मोनार्क, ऑफन प्रेज देम। कभी कभी हमको देखने को मिलता था हर राजा के पास ना राज दरबारी हुआ करते थे। ये राज दरबारी अपने मोनार्क मतलब अपने राजा के बारे में लिखा करते थे, कविताएं लिखा करते थे, अच्छी अच्छी कविताएं, उनको प्रेज करने के लिए, उनकी प्रशंसा किया करते थे। प्रेज मतलब प्रशंसा करना। बट गिविंग इनसाइट इनटू हिस्ट्री किंगशिप टू अ गुड एग्जांपल ऑफ हरिसेन, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। एमसीक्यू में पूछ सकता है, नोट कर लीजिएगा। गुप्ता रूलर जैसे हरिसेन ने किताब लिखी थी, कुछ चरित्र करके ऐसे कुछ है, एक बार देख लीजिएगा उसको, है ना। चरित्र था, समुद्रगुप्त से रिलेटेड था, है ना। चरित्रम करके कुछ ऐसे बुक है, उस बुक का नाम चरित्र प्रबंधम, एक बार देख लीजिए। ऐसे चरित्र प्रबंधम है क्या, समुद्र चरित्र कुछ ऐसे करके बुक है, उस बुक का नाम याद रख लीजिएगा, वो भी एमसीक्यू में पूछ सकता है। देखो मैं अभी बता दिया हूँ, लिख लो, कहीं लिख लो बुक ऑफ हरिसेन, ऐसे लिख लो आप उसको नेट से, या फिर बुक में आपके दिया हुआ, मैंने अंडरलाइन कराया था, उसको नोट कर लीजिएगा। थोड़ा दिमाग में याद नहीं रहा है, आप उसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखेंगे क्या उस समय का, टू व्हाट एक्सटेंट वर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ट्रांसफॉर्म इन पीरियड अंडर कंसिडरेशन। अब एग्रीकल्चर देखिए, एग्रीकल्चर कैसा हुआ होगा, है ना। थोड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर को देख लेते हैं। द डिमांड फॉर टैक्सेस इंक्रीज इन द पोस्ट 600 बीसी। देखो 600 बीसी आते आते, है ना, टैक्स का डिमांड काफी बढ़ गया। क्या हुआ, मिला हरिसेन के बारे में मिला, घर जाके खोजना, छोड़ दो, है ना। इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड ऑफ एक्सेसिव टैक्सेस विदाउट टेकिंग लेजर प्रोसीजर पोस्ट। अच्छा एक बात बताओ, अब एग्रीकल्चर के बारे में पूछ रहा है। जैसे कि हम देखेंगे कि 600 बीसी आते आते टैक्स का डिमांड बढ़ गया, और एक समस्या और आई, क्या आई कि पॉपुलेशन भी बढ़ गया। पॉपुलेशन भी क्या हुआ, बढ़ गया। जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो राज्य पे प्रेशर पड़ेगा। तो राजा ने लोगों को फोर्स किया या फिर प्रभावित किया कि आप जाकर एग्रीकल्चर पे ध्यान दीजिए। तो वहां पे प्लव का यूज होने लगा। प्लव का मतलब कुदाल हल होता है, हल। प्लव का मतलब होता है हल। तो प्लव का यूज बढ़ गया। प्लव बिकेम कॉमन प्लेस। दे वर हार्डली हर्ड इन द पास्ट। दे यूज्ड ऑफ प्लव बिगेन द गंगा एंड कावेरी बेसिन इन प्लेसेस वेयर रेन वाज अबंडेंट। द प्लव वाज यूज्ड विद आयरन टिप। प्लव का टिप कैसा हुआ करता था, आयरन का। खेत को जोतने के लिए जो हल का आगे वाला हिस्सा था वो आयरन का हुआ करता था, लोहे का हुआ करता था, ताकि खेती आसानी। और खेती मैक्सिमम होती कहाँ थी, गंगा और कावेरी के क्षेत्र में होती थी। गंगा नदी का जो बेसिन होगा वहां पे भी अधिक उपजाऊ, वहां पे पानी की मात्रा ज्यादा है। यूज ऑफ स्पेड का इस्तेमाल किया जाता था एग्रीकल्चर सिस्टम को बढ़िया करने के लिए। जो हार्श लैंड हुआ करते थे, जहाँ पे खेती होना संभव नहीं था, वहां स्पेड का यूज किया जाता था। आर्टिफिशियल इरिगेशन का भी खूब इस्तेमाल हुआ करता था। कई सारे कैनाल वगैरह बनाए गए, है ना, इरिगेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए। अब यहाँ देखो, द प्रोडक्शन इज इंक्रीज ड्यू टू द न्यू टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। दिस क्रिएटेड अ न्यू स्ट्रेटा इन सोसाइटी। इन द बुद्धिस्ट लिटरेचर देयर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ स्मॉल एंड बिग फार्मर। दे वर कॉल्ड गृहपति।
देखो जो भी फार्मर्स हुआ करते थे, चाहे बड़े फार्मर या छोटे फार्मर, उनको क्या कहा जाता था? गृहपति, है ना। ये हमें कहां से पता चला है? तो कुछ बुद्धिस्टों के लिटरेचर से पता चला है। Similar description is given in the Tamil literature too. The position of village head often hereditary in such a situation. Ownership land become very important. तमिल लिटरेचर से भी हमें क्या पता चलता है कि रुक जाओ, तमिल लिटरेचर से भी हमें पता चलता है कि वहां पे खेती वगैरह काफी इंपॉर्टेंट हो गई थी, 600 BC में हो गई थी, ठीक है ना। और इरिगेशन को एक थोड़ा एडवांस रूप देने के लिए आप याद रखिएगा कि एक झील का जिक्र होगा, सुदर्शन झील। कौन सी झील? सुदर्शन झील, सुदर्शन लेक, इंग्लिश में सुदर्शन लेक बोल देंगे। तो रुद्रदामन के अभिलेखों में मिला है कि सुदर्शन लेक का जो पुनः निर्माण किसने कराया था? रुद्रदामन ने। कहाँ पे है ये? गुजरात में है। तो और रुद्रदामन ने इसको मेंशन में किया है कि मौर्य अंपायर का ही जो है एक अधिकारी इस लेक का निर्माण कराया था, लेकिन काफी समय हो जाने के बाद इसको मेंटेनेंस का काम किसने कराया? रुद्रदामन ने। रुद्रदामन कौन सी डायनेस्टी का राजा था? वो एक शक डायनेस्टी का था, शक शासक था एक। और देखो बाणभट्ट की एक किताब है हर्ष चरित्र। बाणभट्ट की कौन सी किताब है? हर्ष चरित्र। हर्षवर्धन के बारे में इसमें लिखा हुआ है, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो गई इसके बारे में। गहापति किसको कहते थे? गृहपति जो बड़े जो छोटे और बड़े फार्मर हुआ करते थे उनको कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे अशोक का अगला क्वेश्चन, हाउ अशोक प्रोपगेटेड स्प्रेड बुद्धिज्म। अशोक ने बुद्धिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या किया? तो आपको पता है कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोका ने क्या अपना लिया? धम्म अपना लिया। धम्म अपनाने के बाद अशोका जितने भी इंस्क्रिप्शन वगैरह लिखा करता था बुद्ध के प्रचार में, धम्म के प्रचार में लिखा करता था। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, होता है ना, एक दीक्षा ले लेना। तो इसके क्षेत्र में अशोक ने कई सारे स्तूप बनवाए, विहार बनवाए। स्तूप का मतलब, स्तूपास का मतलब जहां बुद्ध की पूजा की जाती है और आराधना की जाती है। विहार का मतलब जहां बौद्ध भिक्षुक रहते हो, है ना। अशोक ने कई सारे विहार बनवाए जो बाद में बुद्धिज्म का एक सेंटर बन गया बाद में, ठीक है ना। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा, अशोक के बेटे का क्या नाम था? महेंद्र, और अशोक की बेटी का नाम, एक मिनट, अशोक के बेटे का नाम महेंद्र और बेटी का नाम संघमित्रा। इन लोगों को ये श्रीलंका भेजा था क्या करने के लिए? बुद्ध का प्रचार करने के लिए। और इस तरह से अशोक बुद्ध धर्म को बढ़ावा देने में एक अहम भूमिका निभाता है। कुछ इंस्क्रिप्शन बताते हैं अशोक के जो इंडियन हिस्ट्री में बहुत प्रभाव देते हैं, है ना। अब देखिए अशोक, अब वही चीज है, अशोक के इंस्क्रिप्शन से हमें बॉर्डर एरिया का पता चलता है, धर्म का पता चलता है, अशोक ने कहां तक जो है, अशोक के फ्रेंडली रिलेशन कहां तक थे। तो भैया इजिप्ट, सीरिया, बर्मा, श्रीलंका, अपनी बेटी को भेजा था ना श्रीलंका, कई जगह अशोक के अच्छे रिश्ते थे। तो अशोक के बारे में ही, मौर्य कला के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से, क्या उस समय कलाकारी होता था मौर्य में, मौर्य एम्पायर में, इन सभी के बारे में अशोक के इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। राइट अबाउट धम्म ऑफ अशोका। अशोक का धम्म क्या था? ये एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। धम्म का मतलब अच्छी अच्छी बातें बुद्ध की, है ना। अशोक फ्रेम सम मोरल प्रेसेप्ट फॉर upliftment and ethical emancipation of people of this time. The accumulation of these maxims is called धम्म। अशोक ने कुछ ऐसे रूल और रेगुलेशन बनाए जो लोगों के नैतिक आचरण को बढ़ावा जिससे मिल सके, उन सभी रूल्स को हम धम्म कहते हैं। जैसे उसमें क्या क्या था? द मेन प्रिंसिपल ऑफ अशोक टू रिस्पेक्ट द एल्डर। पहला, आप अपने बड़ों का सम्मान करिए, है ना। गुरु का सम्मान, एक प्यूपिल्स यानी शिष्य का गुरु के प्रति सम्मान, और जितने भी संत, ब्राह्मण और बड़े बुजुर्ग हैं सबका सम्मान होना चाहिए। ये अशोक का पहला धम्म था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू धम्मा ऑफ अशोक ऑल द एल्डर्स पर्सन शुड रिस्पेक्ट मेंबर। मतलब यही अच्छी अच्छी बातें, नॉन वायलेंस को बढ़ावा दो, जितने भी घर के नौकर हैं, गरीब लोग हैं, घर के बड़े हैं, सबका सम्मान करो। नॉन वायलेंस को बढ़ावा दिया कि भैया हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। सोच लो, इतिहास का सबसे बड़ा हिंसा करने के बाद अशोक अहिंसा की बात कर रहा है, कलिंग युद्ध, है ना।
हिंसा नहीं करनी चाहिए, सबको हम किसी को भी बर्थ के आधार पे भेदभाव नहीं करना चाहिए, है ना। सबको जो है एक टाइम टू टाइम जो हमारे एंगर्स हैं, जो झूठ हम बोलते हैं, है ना, इन सभी चीजों का त्याग करना चाहिए। तो जो भी अच्छी बातें थी वही सब क्या थी, अशोक के धम्म थे। ये क्या था, वाई डिड मौर्यन रूलर कीप लार्ज स्केल ऑफ ऑफिसर, मौर्यन रूलर बहुत ही बड़े पैमाने में ऑफिसर क्यों रखा करते थे, क्योंकि उनका एरिया बड़ा था और डाइवर्सिटी ज्यादा होने के नाते अलग अलग तरह के अधिकारी रखे जाते थे। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, तो छोटे छोटे आंसर हैं, ये आप कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वहां पे चल रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए एक यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, गुप्त अंपायर रीच टू इट्स हाइट ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्त टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस स्टेटमेंट और थ्रो। अच्छा, गुप्त अंपायर जो है ना एक बहुत ही ऊंचाइयों पे चला गया था, कब, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में काफी ऊंचाइयों पे चला गया था। कारण बताना है, देखिए चंद्रगुप्त सेकेंड वाज द ब्रेव सन ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का सबसे बहादुर बेटा था कौन, चंद्रगुप्त टू। याद रखिए, हाँ याद रखिए, नहीं बुक में है तो नोट कर लीजिए कहीं पे, है ना, चंद्रगुप्त टू। He sat on the throne in 38 CE। ये राजगद्दी पे कब बैठा, 38 CE में बैठा, मतलब 0 के बाद 38 साल, ठीक है ना। He increased his power and strength through marital relation with other kingdom and conquered many areas। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ, इसको काट लीजिएगा, conquered कर लीजिएगा, इसको क्या कर लेंगे, conquered, CONQUERED, conquered। conquered का मतलब कब्जा करना। चंद्रगुप्त मौर्य ने कई सारे एरिया पे कब्जा कर लिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल conquered, जितना भी काम क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको conquered करिएगा, जो भी मैं काम कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ही conquered बंगाल, सबसे पहले उसने बंगाल पे कब्जा किया, वही कास्ट पे कब्जा किया। उसके बाद वो कई सारे क्षेत्र को, अवंती वगैरह को भी क्या कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। His most success of history, देखो इसका सबसे इसकी जो इंपॉर्टेंट विक्ट्री मानी जाती है वो मालवा, काठियावाड़ और गुजरात को मानी जाती है, ठीक है ना। देखो किस तरह चंद्रगुप्त जो टू है वो अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा है। उसने शक शासक को भी हराया और शक शासक को हराने के बाद उसने एक उपाधि धारण की, उसका नाम है विक्रमादित्य, है ना। चंद्रगुप्त टू ने शक राजा को भी हराया और उपाधि क्या धारण की, विक्रमादित्य। और ड्यूरिंग द एज ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ग्रेट पोएट कालिदास, इसी के समय कालिदास भी थे, was respected during his age, है ना। कालिदास किसके समय के पोएट हैं, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे। इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत जबरदस्त था इनके समय में, और इस तरह से ये मौर्य गुप्त अंपायर को एक अहम ऊंचाइयों पर ले जाता है। कौन, चंद्रगुप्त टू। किसका बेटा था, समुद्रगुप्त का बेटा था। आगे चलते हैं। मौर्य एम्पायर पे डिक्लाइन के कई सारे कारण हैं, है ना। तो आप एनमिटी ऑफ ब्राह्मण, पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस का मतलब वही अशोक क्या करता है, नॉन वायलेंस की पॉलिसी चुनता है ना। फॉरेन इन्वेडर, कई सारे बाहरी आक्रमणकारी भी आ गए थे जो बॉर्डर पे बार बार अटैक किया करते थे, है ना। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा इसको एक बार। What information is available, अच्छा लैंड ग्रांट पे क्या था, तो जमीन के बारे में आपके बता दिया हूं पहले, ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा। अच्छा देखो दक्षिण भारत में क्या चल रहा था उस टाइम, नोट कर लीजिए। What was going in South India in that contemporary history, ये आपको जानकारी रखनी है और एग्जाम में लिखना है ना। साउथ इंडिया में उस टाइम क्या चल रहा था, कौन कौन सी किताबें लिखी गई थी, है ना। वहां पे कौन कौन से चोल, है ना, पांड्य, चेर, इन सभी राजाओं के बारे में आपको जानकारी रखनी है। अगले चैप्टर में है क्या, चेर, चोल, पांड्य या विजयनगर है, चेर, चोल, पांड्य आएंगे ना। हाँ, तो वो सभी चीजें आपको होनी चाहिए। ट्रेड रूट वगैरह। अच्छा देखो ट्रेड रूट कहां से कहां तक था, थोड़ा सा देख लेते हैं 4 फीचर ट्रेड रूट के बारे में। तो फ्रॉम 6th century BC a number of land route and river route crisscrossed the subcontinent and it was extended in various directions, it was extended overland central Asia। ट्रेड रूट देखो कहां तक था, सेंट्रल एशिया तक, अरबियन सी, चाइना, इन सभी क्षेत्रों में क्या हुआ करता था उस दौर में, व्यापार वगैरह, ट्रेड वगैरह हुआ करता था। साल्ट वगैरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया करते थे लोग, है ना। नमक का, जानवरों का, बुलक कार्ट के माध्यम से ये लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कई माध्यम थे।
हाउ द ब्राह्मी स्क्रिप्ट ऑफ अशोकन वाज डेसिफर्ड। तो ये सब छोटे मोटे आंसर है, हमारा मेनली फोकस किस पे है, 8 नंबर के क्वेश्चन पे। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर हम दे चुके हैं, कई मेगास्ट्रीम ने बताया था कमिटियों के बारे में, है ना, इसका आंसर हमें मिल चुका है। डिस्क्राइब हाउ अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति द पैटर्नल स्टेट वाज टू बी डिवाइडेड आफ्टर द डेथ ऑफ पेरेंट एंड स्पेशल डिफरेंस राइट ऑफ वुमेन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लेंदी में भी आ सकता है कि मनुस्मृति के हिसाब से पिता माता के मरने के बाद क्या होता है उनकी संपत्ति का। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द मनुस्मृति द पैटर्नल स्टेट मस्ट बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग द सन आफ्टर द डेथ ऑफ पेरेंट। माता पिता के मृत्यु के बाद संपत्ति का बंटवारा बच्चों सन में, बेटों में बराबरी से होनी चाहिए, विथ अ स्पेशल शेयर फॉर द इल्डेस्ट सन। लेकिन जो इल्डेस्ट सन होगा, जो सबसे बड़ा बेटा होगा, उसका कुछ स्पेशल शेयर होगा। Women could not reclaim a share of these resources। औरतों को उसमें कुछ, मैं आपको बताया था ना, औरतें शादी में क्या क्या ले जा सकती हैं, है ना, ये सब पढ़ा दिया था। औरतों को नहीं मिलेगा। Women were allowed to retain the gift they received on the occasion of the marriage। औरतों के पास सिर्फ वही रहेगा जो उनके विवाह के समय उनको मिलेगा या उनका पति जो उनको देगा पहले दिन, ठीक है ना। कुछ जो है औरतों इसमें एक्सेप्शन में आती है, जैसे कौन, प्रभावती देवी, वकाटक वंश में उनकी शादी हुई थी, तो वो तो खुद रानी, तो जो अमीर लोग थी थोड़ा सा इसमें आ जाती हैं। 3rd चैप्टर में शायद ये भी है जहां आप सातवाहन काल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इट वॉज नोन एज स्त्री धन मीनिंग ऑफ वुमेन वेल्थ। जो भी उनके शादी वगैरह मिलता है उसको स्त्री धन के नाम से जाना जाएगा। दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय द चिल्ड्रन विदाउट द हस्बैंड हैविंग एनी क्लेम ऑन इट एट द सेम टाइम मनुस्मृति वार्न्ड वुमेन अगेंस्ट होल्डिंग फैमिली प्रॉपर्टी और इवन देयर ओन वैल्यूएबल विदाउट हस्बैंड परमिशन। इसमें मनुस्मृति में औरतों को यह सख्त आदेश दिया गया था कि बिना अपने पति की इच्छा से आप फैमिली के किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार नहीं जमा सकती। और इनका ये जो सामान मिलता भी था ना, इनकी मृत्यु के बाद इनके बच्चों का हो जाता था, मतलब औरतों को विशेष अधिकार नहीं दिया गया था। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये लॉन्ग आंसर पे हम आ जाते हैं। हाउ डिड अशोक प्रोपगेट बुद्धिज्म। अशोक ने बुद्धिज्म को बढ़ावा कैसे दिया, तो शुरुआत से आप लिखेंगे, है ना। कलिंग की जिक्र कर देंगे, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का धन परिवर्तन अपने बेटा बेटी को भेजा था, कई सारे स्तूप और विहार का निर्माण कराया था, है ना। अशोक का थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ बुद्धिज्म एट पाटलिपुत्र 252 BC, ये अंडरलाइन कर लो। अशोक ने तीसरा कॉन्फ्रेंस बुलाया था बुद्धिज्म का, जहां बैठक हुई थी, धम्म का प्रचार हुआ था। कब, 252 BC में बुलाया था इसने। कहां पे, पाटलिपुत्र में बुलाया था। तो ये सारी बातें, कई सारे पिलग्रिम्स वगैरह अशोक ने निर्माण किए थे, अच्छी अच्छी बातें, धर्म महामात। अच्छा एक बात सुनो, अशोक, ये आपका थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए एक अधिकारी भी नियुक्त किया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, धर्म महामात्र। इसका काम क्या था कि लोग मेरे राज्य में धर्म का सेवा कर रहे हैं कि नहीं, कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा है। धर्म महामात्र का केवल यही काम था। तो बहुत ही डिटेल में कितना अच्छे से लिखा हुआ है। पाली भाषा में जो भी इंस्क्रिप्शन अशोक के हमें मिले हैं, पाली भाषा में मिला हुआ है, जो भी चीज मिली हुई है। अशोक ने अपने बेटा वगैरह को भेजा था, है ना, और अपनी बेटी को भी भेजा था, और इजिप्ट, श्रीलंका, चाइना ऐसी जगहों में अपने बच्चों को भेज कर ये बुद्ध का प्रचार अशोक करने लगा। एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट बहुत ही, पहले बात तो सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का रक्षक कहा जाता है अशोक को। कलिंग वार के बाद, क्यों, कलिंग वार के बाद उसने अपना हृदय परिवर्तन किया। सेफ्टी ऑफ एनिमल, जानवरों की सुरक्षा के लिए बहुत सारा काम करता था, है ना। एनिमल हंटिंग वगैरह को क्या कर दिया, रोक लगा दिया। शिकार वगैरह पे अशोक ने रोक लगा दिया था। कब, 243। ही मेड अ डिक्लेरेशन दैट नो वन वुड किल एनिमल ड्यूरिंग 56 डेज इन अ ईयर फिक्स्ड बाय स्टेट। उसने कहा था एक भी जानवर, मतलब 56 दिन तक कोई जानवर नहीं मारा जाएगा, जो राज्य, जो केंद्र कह देगा इस दिन कोई जानवर नहीं मारेगा, कोई नहीं मारता था। तो थोड़ा सा ये अच्छा काम करता था। पब्लिक वेलफेयर के लिए भी अशोक ने कई सारे रोड, बिल्डिंग, हाउस वगैरह बनवाए, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन इसका बहुत अच्छा था। धम्म महामात, कई सारे महामात को उसने अपॉइंट कर दिए थे देखने वगैरह के लिए। आर्ट आर्किटेक्चर के काम में वो बहुत, कई सारे स्तूप, कई सारे विहार बनवाया था, है ना। तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं अशोक के बारे में, इसीलिए अशोक को हम महान कहते हैं। वैसे ये क्वेश्चन आने की संभावना कम है। ये क्वेश्चन आया था 2016 में। राइट अ नोट मेन सोर्स ऑफ मौर्य हिस्ट्री। मौर्य हिस्ट्री का क्या क्या सोर्स है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ मेगास्थनीज।
मेगास्थनीज का जो डिस्क्रिप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन का 302 बीसीई से लेकर 298 बीसीई तक। किताब मेगास्थनीज का इंडिका मैं पहले आपको बता दिया हूं। उसके बाद देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ना, कौटिल्य चाणक्य का अर्थशास्त्र जिसमें उन्होंने राजा वगैरह कैसे थे, चंद्रगुप्त मौर्य कैसे थे, इनके बारे में। उसके बाद एक देखिए यहाँ पे मुद्र राक्षस, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। मुद्र राक्षस लिखिए जल्दी इसको, मुद्रा राक्षस। इट इज अ हिस्टोरिकल प्ले रिटन इन द 5th century, it was written by the famous writer of Gupta age विशाख दत्त। मुद्र राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है? विशाख दत्त के द्वारा। विशाख दत्त कौन थे? गुप्ता एज के एक राइटर थे, है ना। दिस प्ले दरबारी कवि थे। दिस प्ले टेल नंद डायनेस्टी वर डिस्ट्रॉयड बाय चंद्रगुप्त मौर्य एंड हाउ ही फाउंडेड मौर्यन एम्पायर। और ये एक तरह का प्ले है, मुद्रा राक्षस क्या एक तरह का प्ले है जिसमें विशाख दत्त ने लिखा है कि किस तरह नंद डायनेस्टी के राजा, नंद डायनेस्टी यहाँ पे है, नंद डायनेस्टी के राजा, आओ भैया क्या हो गया तुम्हें, कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाता है। नंद डायनेस्टी के राजा कौन? महापदम नंद को किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और मौर्य एम्पायर की स्थापना की थी। तो एक यहां से हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद एपिक्स ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, कुछ बुद्ध संत वगैरह आए थे, जैसे कि जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर आल्सो गिवन इवन इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यन एज। वी टेक यहां देखो महावंश है ना, दीपावंश एंड महाबोधि वंश, महावंश, दीपावंश एंड महाबोधिस वंश फॉर हिज पर्पज। अब यहां देखो कल्पसूत्र ऑफ जैनिज्म, जैन के धर्म के कल्पसूत्र में भी इनकी व्याख्या है। बुद्ध धर्म के महावंश, दीपावंश और महाबोधि वंश में भी मौर्य साम्राज्य की व्याख्या है। और कल्पसूत्र जो जैन धर्म के ग्रंथ हैं उनमें भी किसकी चर्चा है? बुद्ध धर्म की। कई सारे पुराण वगैरह में भी चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, पुराण वगैरह से भी हमें साक्ष्य मिलते हैं, है ना। जैसे पुराण आल्सो गिव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यन एज, दे इन्फॉर्म अस दैट नंदा रूलर वर शूद्रास, है ना। पुराण, कई सारे पुराण हमें बताते हैं कि जो नंद वंश था वो क्या था? शूद्र था। चाणक्य डिस्ट्रॉयड देम एंड मेड चंद्रगुप्त एज द न्यू किंग। चाणक्य ने अपनी नीतियों से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद वंश का खात्मा कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बनाया? राजा बनाया। तो इस तरह जो मॉडर्न पुराण वगैरह है, जो स्कॉलर वगैरह लिख चुके हैं, इससे हमें उसकी जानकारी मिल जाती है। तो ध्यान से देखो, इस वाले आंसर में बहुत ज्यादा दिया हुआ है, आपको इसी चीज को इलेबोरेट करना है। आपने हेडिंग डाला, उस हेडिंग को एक्सप्लेन किया, तो ये सारी हेडिंग आप लिखते रहिए आप, है ना। प्लीज घर जाकर, अच्छा आप क्वेश्चन, आप नोट्स बनाए थे तो क्वेश्चन आंसर लिखे थे आप लोग, ये सारी चीजें कोई कहीं कहीं आपको मिली थी क्वेश्चन आंसर में? हाँ, तो फिर ठीक है, फिर आप सही कर रहे थे, क्योंकि सबका फोटोज वगैरह में भेजता रहता था, तो फिर आप उसको एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। गुप्ता एम्पायर का इंडियन हिस्ट्री में, तो गुप्ता एम्पायर को मैंने आपको बहुत ज्यादा बता दिया है ना। देखिए यहाँ पे गुप्ता एम्पायर के बारे में, इन ऑफ डार्कनेस आफ्टर द मौर्यन एम्पायर पीस वाज एस्टैब्लिश्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग द कुषाण but it was lasted for only a short span of time. After Kushan, again internal conflict and war started. We do not have enough information about the king who ruled during this age. Chaos but darkness came to an end evident Gupta. We have enough resource. अच्छा देखो, गुप्त के बाद, मौर्य के बाद कौन है? कुषाण है। कुषाण के बाद अशांति फैल गई, फिर पता नहीं चला कौन शासन किया, उस बीच हमें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिली। उसके बाद कौन है? गुप्त है ना। पॉलिटिकल यूनिटी बुक बढ़ी, है ना। तो हमको लग रहा है ये कुछ ज्यादा है, ये सिलेबस से कुछ आउट ऑफ सिलेबस ही जा रहा है। 4 चैप्टर्स लगता है रिवर्स कर दिया। हाँ, बस ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आप इसको देख लेंगे, है ना। जनपद के बारे में थोड़ा सा ये देख लेते हैं, हमको थोड़ा ये अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ इमरजेंस ऑफ गुप्ता एज इन इंडियन हिस्ट्री? गुप्ता एज का इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहला क्या हो गया? डार्कनेस का अंत हुआ। दूसरा, पॉलिटिकल यूनिटी हुआ। जैसे कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर स्टेट बिफोर गुप्ता एज, बहुत छोटे छोटे राज्यों में देश बटा हुआ था। नाग एंड वकाटक वर इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज एक्सेप्ट दिस योद्धे, लिच्छवी, मालवा एक्सेट्रा dynasties were also present. King of these dynasties were often engaged in war with each other. There was no powerful king in the country who could establish political unity in the country. Kanishk was able to
was able and powerful ruler, but his tenure was very small. गुप्ता किंग established. अच्छा देखो, उस समय छोटे छोटे राजवंश थे, वकाटक थे, है ना, लिच्छवी थे, ये सारे लोग थे। उसमें कनिष्क भी एक इंपॉर्टेंट राजा था, लेकिन ये लोग यूनिटी नहीं ला पाए। यूनिटी कौन लेकर आया? जब गुप्त का शासनकाल आया, जैसे समुद्रगुप्त, उनका बेटा चंद्रगुप्त, है ना, ये सबको जीत कर क्या किया? एक साम्राज्य बनाया। पीस और प्रॉस्पेरिटी बढ़ा, हिंदुइज्म, हिंदुत्व का बढ़ावा हुआ, है ना, काफी आर्ट और आर्किटेक्चर का बढ़ावा मिला, जैसे अजंता, है ना, अजंता गुफा का निर्माण उसमें जो हुआ, ये सब गुप्ता काल में हुआ था। लिटरेचर का काफी प्रोग्रेस हुआ, कालिदास वगैरह जैसे राइटर थे, है ना, विशाख दत्त, हरि सेन, अमर सेन, है ना, इन लोगों का लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर लिखने में बहुत ज्यादा योगदान रहा। ज्योग्राफी, एस्ट्रोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री का भी काफी योगदान हुआ। इन सबका नाम लिख लीजिएगा, आर्यभट्ट, है ना, महामिहिर, है ना, ब्रह्मगुप्त। तो ये फॉरेन ट्रेड भी बढ़ा, बाली, बर्मा, यहाँ से व्यापार भी बढ़ा, है ना, कुछ फॉरेन पावर आए भारत में, लेकिन समुद्रगुप्त में उन सबको हरा दिया था। तो ऐसे ये आपका इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। आप घर जाके प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार और डिस्कशन को देखिएगा, बुक को पढ़िएगा, जितने क्वेश्चन आंसर आपने लिखे हैं उसको पढ़िए। आपको हर चीज अब भूल जाना है, ज्योग्राफी भूल जाइए, पॉलिटिकल साइंस भूल जाइए, सब भूल जाइए। जो चल रहा है उस पर जम के तैयारी करिए। लिखने का काम अभी बंद करिए, अभी केवल पढ़ने का काम शुरू कर दीजिए। जो भी फाइल वगैरह आप उसको बनाइए। आपका क्लास खत्म होता है, कल हम 3rd चैप्टर पे चलेंगे। थैंक यू सो मच।